वेलकम टू आवर फैक्टोपीडिया क्लासेस। आज हम लोग पढ़ेंगे ज्योग्राफी का चैप्टर 2। ठीक है, आपको ग्लोब के बारे में बताएंगे। आप लोग अपने स्कूल में ग्लोब देखे तो होंगे। कैसा होता है भाई? गोल सा होता है, कुछ अर्थ जैसा ही। एक्चुअली कुछ क्या, टोटली वो अर्थ के शेप में ही होता है, जैसे अर्थ होता है ना वैसे ही। ठीक है, तो हमारा अर्थ कैसा होता है, बात यहाँ उठती है कि हमारा अर्थ कैसा है। तो देखिए, जो जियोग्राफी टर्म है वो टर्म वहीं से आया है। हम लोग कहते हैं कि हमारा अर्थ गोल है। ठीक है, अर्थ हमारा गोल है। ये जो वीडियो है ना, इसमें हम कुछ अलग चीज़ भी बताएंगे, क्योंकि ये एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए भी ज़रूरी है। जियोग्राफी टर्म कहाँ से आया, ये पहले आपको जानना बहुत ज़रूरी है। देखिए, हम लोग कहते हैं कि अर्थ हमारा गोल है। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ हमारा संतरे जैसा है, ऊपर से और नीचे से हल्का दबा हुआ। ठीक है, संतरे जैसा। कुछ लोग कहते हैं कि अर्थ जो है उबड़ खाबड़ है। एक्चुअली क्या होता है, अर्थ जो है, ज्योग्राफी में हम इसको पढ़ रहे हैं, जियोड एक शेप होता है, जियोड। ठीक है, जियोड का मतलब होता है उबड़ खाबड़, और वहीं से ये टर्म आता है जियोग्राफी। हम लोग उसके जियोड फॉर्मेशन के ग्राफ्स के बारे में पढ़ेंगे, तो ये हो गया जियोग्राफी। अर्थ हमारा, देखते हो कभी समतल है नहीं, कहीं ऊपर कहीं नीचे। तो अर्थ एक ऐसा इरेगुलर टाइप का, इतना ज़्यादा तो नहीं लेकिन इरेगुलर टाइप का है। कहीं से ऊंचा, कहीं से नीचा, कहीं से मोटा, कहीं से पतला, ऐसे करके। कहीं माउंट एवरेस्ट भी है, कहीं मरीना ट्रेंच भी है। ठीक है, तो इसी ये जो स्ट्रक्चर है ना, इसी को हम कहते हैं जियोड। अब क्या होता है, इसका एक ओवरऑल व्यू हम ले लेते हैं। जहाँ ऊंचा है उसको थोड़ा सा कम नीचा, और जहाँ गहरा है उसको थोड़ा सा बढ़ा के, मतलब इसका एक आउटर हम एवरेज में क्या होता है, हम लोग नॉर्मली उस चीज़ का स्ट्रक्चर ले लेते हैं। ठीक है, जहाँ कम है वहाँ थोड़ा बढ़ा दिए, और जहाँ ऊंचा है थोड़ा सा घटा दिए, तो वहीं से ये स्ट्रक्चर निकला है जियोड। ठीक है, तो अर्थ हमारा जियोड शेप में है, ना ऑरेंज शेप में है ना स्फीयर शेप में है। क्लियर है? और जो ग्लोब होता है, आप लोग देखते हो एकदम स्मूथ चिकना सा गोल, जस्ट लाइक अ फुटबॉल। तो वो क्या है, अर्थ का एक मॉडल है। जो हमारी पृथ्वी है ना, उसका एक मॉडल है क्या, ग्लोब। ठीक है, तो ग्लोब के बारे में अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले आपका टर्म आया था ग्लोब, तो ग्लोब को थोड़ा सा डिफाइन कर लेते हैं। अ ग्लोब इज अ ट्रू मॉडल ऑफ द अर्थ। ठीक है, अर्थ का एक ट्रू मॉडल है, एकदम जीता जाता, जैसे उसमें हर चीज को दिखाया जाता है वैसे ही। ठीक है, लेकिन ग्लोब भी अब ये नहीं कि पूरा आपके स्कूल में बड़ा है, तो छोटा भी होता है ग्लोब। आजकल तो ग्लोब्स ऐसे भी हो गए हैं, जस्ट लाइक अ बैलून, फ्लैटन करके उसको आप पॉकेट में डाल के लेके चल जाओ, और जहाँ पढ़ाना है फिर उसको जो है फुला लिए, वैसा भी ग्लोब्स मिल रहा है। इजी टू कैरी उसको कह सकते हो। ठीक है, तो ग्लोब जो है हर साइज का और हर टाइप का भी मिलता है। इसके साइजेस भी अलग अलग होते हैं। ठीक है, और इसके बहुत सारे टाइप्स भी होते हैं, एक जैसा नहीं है। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या होता है भाई, ग्लोब कैसे देखते हो, ग्लोब में ना ऐसा होगा, आपके पास जो भी ग्लोब होगा, यहाँ से एक लाइन होगा, और ये किसी चीज़ से यहाँ से एक जुड़ा हुआ रहता है, जिसके सहारे वो मूवमेंट करता है। ठीक है, इसको हम टेबल पे रख दिए। ये रोटेट करता है। हम जब छोटे थे तो हम लोग क्या करते थे, हम लोग को ग्लोब को ऐसे ऐसे सिंपल नचाने में बड़ा मज़ा आता था। इसको ऐसे राउंड राउंड कर दिए और बहुत अच्छा लगता था। स्टॉप भी होता था तो फिर हम उसको चला देते थे, ये थोड़ा घूमते रहे। कैसा लगता है ये देखने में? ये देखने में लगता है जैसे जो कुम्हार है, पॉटर्स, अगर आप देखे होंगे
कि वो कोई मूर्ति वगैरह बनाते हैं तो पहले या मिट्टी का घड़ा बनाते हैं तो एक बड़ा सा व्हील जैसा रहेगा, उस पर मिट्टी को डाल देते हैं और रोटेट करते रहते हैं। वैसे ही ये भी, ये जो है ये फिक्स्ड पॉइंट हो जाता है और ये जस्ट लाइक अ पॉटर व्हील ये रोटेट करते रहता है। ठीक है, इस पे क्या क्या नज़र आएगा ग्लोब्स पे, इसके बारे में जानते हैं। तो ग्लोब्स पे आपको क्या क्या नज़र आता है, तो कंट्रीज़, हमारे जो अर्थ पे है वही हम ग्लोब पे देखेंगे, क्योंकि यह क्या है, ये ट्रू मॉडल है अर्थ का। तो हम इस ग्लोब्स पे क्या देखते हैं, तो पहला चीज़ देखते हैं कंट्रीज़ को, बहुत सारे देश हैं उनके बारे में हम जानते हैं कि कंट्रीज़ बहुत सारे हैं। फिर कॉन्टिनेंट्स, हमारा 7 कॉन्टिनेंट है ना, एक्चुअली पहले तो हम कॉन्टिनेंट्स को ही जानते हैं, लेकिन चलिए ओशन, समुद्र को देखते हैं। ठीक है, ओशन, बहुत सारी चीज़ों को हम ग्लोब्स पे देखते हैं। मेनली 3 तरह के चीज़ों को हम लोग पढ़ेंगे, कंट्रीज, कॉन्टिनेंट्स और ओशन के बारे में। ठीक है, अब क्या है, ये 2 पॉइंट आपको नज़र आ रहा है, ये पॉइंट ना, ये बीच से उसमें जो है ऐसे तो अर्थ में कभी आप देखते नहीं हो कि कोई छेद करके अंदर तो घुसेगा नहीं अर्थ के बीचों बीच, तो ग्लोब में तो ऐसा होता है। तो ये जो पॉइंट होता है इसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, ये जो लाइनिंग है ये एक इमेजिनरी लाइन है, मतलब एक्चुअल में तो नहीं है। एक्चुअली में अगर होता तो पूरा छेद करके बाहर निकलता है, ऐसा तो अर्थ पे कहीं नहीं नज़र आता है। लेकिन हम लोग ये मान के चलते हैं कि पृथ्वी हल्की सी झुकी हुई है। ठीक है, झुकी हुई है, और ये जिस रेखा पे झुकी है या जिस क्या कर सकते हो, जिस लाइन पे झुकी है, एक इमेजिनरी लाइन पे झुकी है, उसको हम बोलते हैं एक्सिस। ठीक है, तो अगर एक्सिस का डिफिनेशन पूछेगा तो आप ग्लोब के फॉर्म में क्या कर सकते हो, अ नीडल इज फिक्स्ड थ्रू द ग्लोब, देखिए, और टाइल्ड, झुका हुआ, टाइल्ड, ये टाइल्ड मैनर में है। जब भी आप ग्लोब्स अगर आपके स्कूल में अवेलेबल है या आपके घर पे अवेलेबल है तो आप उसको देखिएगा, ये हल्का सा झुका हुआ ही रहेगा टाइल्ड मैनर में। तो ये हो गया एक्सिस, लेकिन एक्चुअली एक्सिस का डिफिनीशन क्या हो जाएगा, उसको लिख लेते हैं। ठीक है, रियल एक्सिस का डिफिनेशन भी जानना जरूरी है, और एक्सिस हमेशा मान के चलिए क्या है, इमेजिनरी लाइन है। एक्सिस इज द imaginary line passing through the center of the earth, बीचों बीच निकलता है, एंड ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, ऊपर और नीचे के पॉइंट्स को क्या करता है, वो जोड़ के रखता है। ठीक है, दोनों पॉइंट्स को वहाँ पे आप देख रहे होंगे कि क्या कर रहा था, जोड़ के रखा था। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब एक अर्थ का यहाँ पे ग्लोब्स का डायग्राम भी बना लो ताकि समझाने में आसानी रहे। ठीक है, थोड़ा सा करेक्ट फॉर्मेट में होना चाहिए। ये हमारा ग्लोब हो गया, इस पे एक इमेजिनरी लाइन, ये हो गया एक्सिस। ठीक है, ये ग्लोब को होल्ड करके रखने के लिए हो गया, और ये इधर से पकड़े रहता है एक्स ताकि वो रोटेट करे। ठीक है, मेरा डायग्राम बहुत पुअर है, होप आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ये आयरन का रहता है। ठीक है, ये जो दोनों पॉइंट के बारे में यहाँ पे क्या लिखना है, ज्वाइनिंग द 2 पॉइंट्स, ये 2 पॉइंट्स किसके बारे में बात की जा रही है, ये दोनों पॉइंट है पोल। ठीक है, क्या है भाई, पोल। ये जो दोनों पॉइंट है, एक हो गया नॉर्थ पोल और एक हो गया साउथ पोल। ठीक है, इन्हीं 2 पॉइंट को एक्सिस हमारा ज्वाइन करके
रखता है। किन दोनों पॉइंट को? नॉर्थ पोल को और साउथ पोल को। ठीक, यहाँ तक तो क्लियर है। अब क्या होगा, देखिए आप लोग तो ग्लोब को क्या करते हो, दोनों डायरेक्शन में हम लोग उसको मूव कराते हैं, इधर से भी जैसे मन वैसे मूव करा देते हैं। लेकिन हमारा जो पृथ्वी है, वो हमारी जो पृथ्वी है, अर्थ है, वो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है। नहीं तो पता चलता है ऐसे घूम रहा है, अच्छा झटका लग गया, ऐसे भी घूम गया, फिर ऐसे, तो हम लोग ऐसे रोटेट करते रहते हैं और गिरते पड़ते रहते हैं, ऐसा नहीं होता है। तो हमारा अर्थ का जो मूविंग डायरेक्शन है, अर्थ हमारा कैसे मूव करता है, तो ये मूव करता है वेस्ट टू ईस्ट। हमारे पृथ्वी एक ही डायरेक्शन में मूव करता है। तो अर्थ का डायरेक्शन क्या है? वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूरब की ओर। ये बस एक ही डायरेक्शन में घूमता है, ये नहीं कि चारों तरफ घूम रहा है। ग्लोब ट्रू मॉडल तो है, लेकिन कुछ कुछ तो मॉडल है भाई, एक्चुअल थोड़ी ना है। ठीक है, तो यहाँ तक तो क्लियर हो गया, किसी भी बच्चे को डाउट नहीं हुआ होगा, और जिसको डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में हमसे पूछिएगा। ठीक है, अब बात करते हैं कि कैसे ये ग्लोब पे देखते हो कि बहुत सारे लाइनिंग्स रहते हैं, तो क्या क्या वो लाइनिंग्स हैं और कैसे उनको डिटोरिएट करते हैं, तो उन लाइनिंग्स के बारे में भी जान लेते हैं। ठीक है, बुक में तो आपके डेफिनेशन को दिया भी होगा, खैर हम डेफिनेशन का जो है ना एक लिंक शेयर कर देंगे। अभी पहले आराम से ग्लोब्स को देखते हैं और अर्थ को, क्या क्या लाइनिंग है, बहुत सारा लाइनिंग है, देखते भी होगे कि बहुत सारा लाइनिंग है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करते हैं बीच वाले लाइनिंग में। देखिए आप एक्चुअली में तो देख नहीं सकते हैं, ऐसा तो है नहीं, तो हर जो लाइनिंग अर्थ पे जो भी लाइन हो गए, पृथ्वी पे जो भी लाइन होगा वो इमेजिनरी होगा। पहला तो डेफिनेशन में आप मान के चलो कि इमेजिनरी होगा, कोई भी लाइन हो, कहीं शो नहीं होता है। नहीं तो पता चला यहाँ से अच्छा यहाँ पार नहीं करना है, यहाँ इक्वेटर है, फन जाओ, ऐसा नहीं होता है। तो सबसे बीचों बीच एक लाइन जाता है जिसको हम कहते हैं इक्वेटर। इसका नाम हो गया इक्वेटर, हिंदी में विषुवत रेखा। ठीक है, ये क्या करता है कि ये हमारे पूरे अर्थ को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर देता है। जो विषुवत रेखा है हमारे पृथ्वी को दो भागों में विभाजित कर देता है। और दो भाग कौन कौन से हो गए, ये तो अब देखिए, अर्थ हमारा स्फीयर के शेप में है, तो हाफ ऑफ हो गया तो हेमिस्फीयर, हाफ ऑफ हो गया तो हेमिस्फीयर। ठीक है, तो एक जो होता है ये हो जाता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, और एक हो जाता है साउदर्न हेमिस्फीयर। क्लियर, यहाँ तक तो किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं हुआ होगा। हिंदी में उत्तरी गोलार्ध और दक्षिणी गोलार्ध। ठीक है, अब इसमें भी बहुत सारे लाइंस जाते हैं, आप देखे होंगे ग्लोब्स में तो बहुत सारे लाइनिंग बीच बीच में करके गया है। तो उन लाइनिंग में भी कुछ कुछ लाइनिंग बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और जो लाइनिंग इनके पैरेलल इक्वेटर के जो विषुवत रेखा है इसके पैरेलल जो लाइन जाता है उसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। इसके पैरेलल बहुत सारे लाइंस जाते हैं, तो जो ये लाइन पैरेलल जा रहा है ना, इसको हम बोलते हैं लैटिट्यूड। देखिए याद करने का तरीका, ये लाइन कैसा है, लेटा हुआ, लेट गया है, सो गया है, लेट गया है, खड़ा नहीं है, खड़ा रहता तो ऐसे रहता, लेट गया है, तो लेटी हुई रेखा, ये लेट गया है, तो इसको हम बोलेंगे लैटिट्यूड। ठीक है, कंफ्यूजन ही नहीं होगा आपको। लॉन्गिट्यूड किसको कहेंगे, बहुत सारे बच्चे डिफिनेशन तो याद कर लेते हैं, अब उनको याद ही नहीं रहता है लैटिट्यूड किधर से था भाई, ऊपर वाला था कि नीचे वाला था, तो आपको याद नहीं करना है। लेट गया लैटिट्यूड, खड़ा हो गया तो लॉन्गिट्यूड, खड़ा है लंबा है लॉन्गिट्यूड, लेट गया लैटिट्यूड। ठीक है,
और हिंदी में भी कुछ अलग नहीं होता है, हिंदी में इसको हम लोग बोलते हैं अक्षांश। लैटीट्यूड को हम बोलते हैं अक्षांश। अक्षांश और देशांतर, हिंदी में दो चीज होता है, अक्षांश और देशांतर। ये शायद तालाबी श होता है। ठीक है, अभी तक तो क्लियर है। अब कुछ कुछ इम्पॉर्टेंट जो लैटीट्यूड हैं उनके बारे में हम पढ़ेंगे। ठीक, कैसे कैसे हम लोग इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड्स को देखेंगे। यहाँ से क्लीन भी कर दें। ये तो अब आपको याद होगा कि साउदर्न हेमिस्फेयर कौन सा है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर कौन सा है, कितने सारे जो इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड्स हैं। हम लोग सारे लैटीट्यूड्स के बारे में नहीं पढ़ेंगे, कितना याद करोगे सब, लेकिन जो इम्पॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा एग्ज़ाम में पूछा जाता है, उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो इक्वेटर। इक्वेटर हमारा बीच बीच है। देखिए, जैसे जैसे आप ऊपर जाइएगा डिग्री बढ़ेगी, और ये ना सर्कल में होता है। क्या हुआ, ये सर्कल है तो ऊपर से ये लाइनिंग कैसी होगी, सर्कल। अगर आपको 3D डायग्राम टाइप का इसको बना के अगर बताएं, थोड़ा सा इसको क्लियर कर लीजिए। अगर ये हमारा स्फीयर है और इसको सेंटर मान लो, तो ये छोटा सा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल, फिर इससे बड़ा सर्कल, यहाँ पे आ जाएगा इक्वेटर। ये सब कैसा हो गया है, छोटा सर्कल, देख रहे हो, ये छोटा, ये इक्वेटर मान लो, इक्वेटर। ऐसा ही ना कुछ होगा। ये अगर पोल है, ये सपोज नॉर्थ पोल है, तो ये बिल्कुल सर्कल। कभी आप ना ग्लोब्स को ऊपर से देखिए, ये तो बोर्ड है, बोर्ड पे हम 3D नहीं बना सकते हैं। आपके पास जो ग्लोब होगा ना, आप देखिएगा ऊपर से, वो छोटा छोटा। तो आपको हम क्या बताना चाह रहे थे कि ये जो सर्कल है ना, इसकी साइज़, मतलब जैसे जैसे हम इक्वेटर के पास आते हैं, जो इसका साइज़ है, ठीक है, साइज ऑफ द लैटीट्यूड, जैसे जैसे इक्वेटर के पास आएंगे बढ़ेगा, और इक्वेटर से जितना दूर जाएंगे घटेगा। मतलब क्या हो गया, एज वी मूव अवे फ्रॉम द इक्वेटर द साइज ऑफ लैटीट्यूड डिक्रीजेज। ठीक है, क्लियर, इसको लिख लीजिए एक बार, दिमाग में आप ये कॉन्सेप्ट लेके चलिए। एज वी मूव अवे फ्रॉम इक्वेटर, साइज ऑफ लैटीट्यूड डिक्रीजेज, कम होते जाएगा, और जैसे जैसे आप इसके पास आइएगा ये साइज इंक्रीज हो रहा है। ऊपर वाले का देखिए सबसे छोटा सा सर्कल, लेकिन ये वाला सर्कल बड़ा होगा। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक में तो कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इम्पॉर्टेंट लैटीट्यूड्स के नाम को देखेंगे कि कौन कौन सा इम्पॉर्टेंट है। सबसे पहले एक डायग्राम बना लें कुछ बड़ा, अदरवाइज क्लियर नहीं हो पाएगा। तो सबसे बीच वाला लाइन कौन सा था, इक्वेटर, यानी कि विषुवत रेखा। और ये विषुवत रेखा कितने डिग्री का होता है, 0। ठीक है, इसीलिए सूर्य की किरण, इसके बाद में वाले पार्ट में हम पढ़ाएंगे कि कैसे कैसे लाइट भी पड़ता है। ठीक है, ये हो गया इक्वेटर यानी कि विषुवत रेखा। ऊपर में कभी भी एबव, आप इंडिया का भी मैप देखो, ऊपर ऊपर जब भी रहता है तो वो नॉर्थ साइड कहलाता है, मतलब नॉर्थ पोल। तो इधर तो हो गया नॉर्थ पोल, तो नीचे क्या हो जाएगा, साउथ पोल। ठीक है, मान लेते हैं नॉर्थ पोल, साउथ पोल। ठीक, अब आपको क्या पढ़ना है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल हमेशा सेंटर से, ये अर्थ का अगर सेंटर है तो इससे हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ठीक है, क्या होता है, ये हमेशा 90 डिग्री का एंगल बनाता है। ये चीज़ आप हमेशा याद रखिएगा कि कितने डिग्री का एंगल बनाएगा। खैर, ये तो आपको थोड़ा सा समझ में भी आएगा कि सीधा सीधा है। चलो भाई, अब हम लोग पढ़ते हैं कर्क रेखा के बारे में। कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ
कैंसर। यहाँ से एक सर्कल पास करेगी। हम लोग नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में हैं, याद रखिएगा, इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में है। तो यहाँ पे ये जो लाइन है, इस लाइन का नाम है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। ठीक है, ये नॉर्थ साइड में है, तो इसकी डिग्री कितनी हो गई भाई? 23.5 डिग्री नॉर्थ। नॉर्थ साइड में है तो नॉर्थ, साउथ साइड होगा तो साउथ। तो इसको हम हिंदी में कहते हैं कर्क रेखा। ठीक है, नीचे आते हैं, जैसे ये अब हो गया उस ऊपर, तो नीचे भी लाइनिंग बनेगा। और यहीं पे एक चीज़ और जान लीजिए, इंडिया में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है इसके बीच से क्रॉस करता है, और उसको याद करने का बहुत, कितने, अब ये एग्ज़ाम में पूछ देता है कि कितने स्टेट से होके वो गुजरता है, तो उसको याद करने का सबसे सिंपल तरीका है झगुराम छाप मिस्त्री। ठीक है, झगुराम छाप मिस्त्री, याद हो जाएगा। झ से झारखंड, गु से गुजरात, र से राजस्थान, म से मध्य प्रदेश, छ से छत्तीसगढ़, प से पश्चिम बंगाल, मी से मिजोरम, त्रि से त्रिपुरा। तो ये अगर जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम भी देते हैं उन बच्चों के लिए भी ये हेल्पफुल हो जाएगा कि कर्क रेखा इंडिया में कितने राज्यों से होके गुजरती है। ठीक है, यहाँ तक तो आप लोग का क्लियर हो गया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। अब नीचे भी एक लाइन जाएगा, जब ऊपर गया तो नीचे भी जाएगा भाई, ये झगड़ा क्यों नहीं करेगा। तो ये भी जाएगा 23.5 डिग्री, लेकिन ये हो जाएगा साउथ। तो ये हो गया इसका नाम ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, ठीक है, जिसको हम कहते हैं मकर रेखा। क्लियर। अब चलते हैं, दो तरह का इसमें सर्कल तैयार हो रहा है, यहाँ पे और यहाँ पे दो तरह का जो पोल है वहाँ पे दो तरह का सर्कल तैयार होगा। ठीक है, तो एक तरफ क्या हो जाएगा आर्टिक सर्कल और एक तरफ अंटार्कटिक सर्कल। इसका भी नाम लिख लीजिए, इसको हम बोलते हैं आर्टिक सर्कल और इसको अंटार्कटिक सर्कल। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, अंटार्कटिक सर्कल। अब ये कितने डिग्री पे है, तो जितना ऊपर उतना ही नीचे, 66.5 डिग्री नॉर्थ। ये 66.5 डिग्री नॉर्थ है, तो ये कितना हो जाएगा 66.5 डिग्री साउथ। याद करना, दोनों को इसीलिए कंपेयर करके चलते हैं। ठीक है, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। तो होप आप लोग को यहाँ तक बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। और कोई भी इस टॉपिक से रिलेटेड अगर डाउट आपके दिमाग में होगा तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछिएगा। ठीक है, और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कीजिए। जय हिंद बच्चों।